Welcome to the channel students. My name is Amit Kilor. I've already told you कि अगर आप modern history पढ़ रहे हैं तो honestly speaking there is only one book necessarily which you need to do, that is called as the old NCERT. Now old NCERT is definitely not the enough. You will also have to do the spectrum also. या मतलब आप कोई भी एक reference book ले सकते हो. Spectrum is quite popular so you can actually stick to that also. इसके अलावा modern history में basically किसी और book को लेने की जरूरत पड़ती नहीं है. Now you don't actually need to read anything else when if you are श्योर दैट कि आपने दोनों की दोनों बुक कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर लिए. नाउ यू डोंट नीड टू बिलीव मी फॉर दिस. अगर आप चाहें तो आप कहीं पर भी मतलब यू कैन सर्च फॉर इट एज मच एज यू लाइक. आप जितने भी टॉपर्स या मेंटोर्स से या टीचर से बात करेंगे, द फाइनल कंक्लूजन वुड बी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीलिम्स में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 30 से 40 नंबर का आता है. एंड फॉर दैट दिस ओल्ड एनसीईआरटी इज प्राइमरली द फर्स्ट कंटेंट बेस जहां से बन सकता है. ओल्ड एनसीईआरटी इज डेफिनेटली नॉट द मोस्ट इनफ. यू विल ऑब्वियसली नीड वन रेफरेंस बुक ऑल्सो. तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ले सकते हो, बट लेट्स से कि स्पेक्ट्रम इज क्वाइट पॉपुलर एंड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो, सो यू माइट एक्चुअली स्टिक टू दैट ऑल्सो, राइट. बट हाँ, इसके अलावा मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि हिस्ट्री के लिए और किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी. द आइडिया इज दैट कि यू नीड टू रिपीटेटिवली रीड दीज बुक्स मल्टीपल टाइम्स एंड डू प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज एंड दैट विल गिव यू थ्रू द प्रीलिम्स एंड द मेंस. रीजन रादर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं जो कि बेसिकली मल्टीपल बुक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. A student who is reading the same book multiple times usually is able to solve the questions. Nevertheless, coming to the main point of the day. Today we are going to do this chapter number 4 of the book, The British Conquest of the India. Right? एक बार मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि what exactly we are trying to do और हमारा पर्पस क्या है. मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम है दैट एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1700s. मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत जो इतिहास है वो 1700 से लेके 1950s तक का हिस्ट्री है. प्राइमरली हमारा इस इतिहास के दौरान जो मेन फोकस होता है दैट इज टू स्टडी द ब्रिटिश रूल. व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, व्हाट एग्जैक्टली दे डिड, व्हाट वर देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, व्हाट वर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, हाउ व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इंडिया, हाउ इंडिया डेवलप्ड एन इंडियन नेशनल मूवमेंट so that the Britishers would leave the country and so onwards. तो मतलब कि ये जो 200 साल का टाइम है. Now, generally speaking, it is said that the British rule started from 1750s. Earlier, the Britishers came as a trading company like East India Company to the country, but after 150 years. Now, so they came in 1608, okay, to be more precise. लेकिन they ended up becoming a political and military power in 1750s. So the first 150 years, they were just mere trading. They were merely trading with the companies. तो 1750 से लेके 1950 का टाइम, ये वो टाइम है जिसमें इंडिया वाज इन वन वे और द अदर, मतलब कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे पहले थोड़े से छोटे छोटे एरियाज पे, एंड बाय 1850s वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करते थे. नाउ उससे पहले 1750 से पहले, बिफोर वी लर्न कि हाउ ब्रिटिशर्स बिकेम द मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल पावर ऑफ द कंट्री, ये जो 50 साल का समय है इसके अंदर टोटल 3 टॉपिक है स्पेसिफिकली, राइट. एक तो सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, कि मुगल्स जो थे वो किस प्रकार से डिक्लाइन हो गए. बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया वाज बीइंग रूल्ड और द बिगेस्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ द इंडिया वाज द मुगल्स. so we need to understand that how did britishers came to the fore, किस प्रकार से मुगल्स गायब हो गए थे. तो उसका एक पीरियड है डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स का, दैट इज दैट वी हैव डन इन द फर्स्ट चैप्टर. देन द सेकंड वन, when mughals were declining, it's not that the britishers were becoming the political power solely, there were some other regional powers also. कुछ और छोटी छोटी regional powers भी थी जो कि political power बनकर उभर रही थी. now they did not became the pan india power, but हाँ, at one point of time they were contenders of the vacuum created by the mughals. एंड मुगल्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली यही वो टाइम है जब हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बेसिकली यूरोपियंस जो थे, हाउ डिड दे केम टू इंडिया. नाउ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, देयर वर पोर्चुगीज, देयर वर डच, देयर वर फ्रेंच, देयर वर डैनिश, देयर वर स्वीडिश आल्सो. मतलब कि एटलीस्ट नहीं तो 6 यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से 15 से 17 सेंचुरी के दौरान ट्रेडिंग कर रही थी. इन द एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ जो थे वो ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा पावरफुल बने. They were able to defeat all of these regional powers and they were able to defeat all other European powers also, and then they became the masters of the country. This is what we are actually doing. तो जो हमने चैप्टर नंबर 3 किया था उसके अंदर स्पेसिफिकली यही कॉन्टेक्स्ट था कि यूरोपियंस बेसिकली इंडिया में कब आते हैं और कैसे आते हैं. छोटी सी इंफॉर्मेशन है. यूपीएससी ने कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा डार्क वाले भी, कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा डोमेन वाले भी पूछे, मतलब कि जो कि यू प्रीलिम्स में नहीं दिए होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए होते हैं. बट द ओनली वे वी कैन सॉल्व इट, even have the capacity to solve it if we learn these chapters first, right? So never, कभी भी आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखो उसको देख के ये पैनिक मत करना, oh my god this is a question जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, so I maybe need to read some other thing. No, actually you don't. Let's talk about the British conquest.
नाउ अज्यूमिंगली अगर मैं 3 चीजें सीख चुका हूँ एज अ स्टूडेंट, मैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, मैं रीजनल पावर्स को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ और मैं यूरोपियन पावर्स को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? वेल द नेक्स्ट स्टेप इज दिस 1750s। यहाँ से इंडिया जो है वो बेसिकली कॉन्कर किया जाने लगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। द आइडिया इज दैट कि यहाँ से ब्रिटिशर्स की कॉन्करेशन ऑफ द इंडिया स्टार्ट होती है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? जो ये 1750 से लेके 1850s तक का टाइम है, दैट पर्टिकुलर टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके एक एक रीजनल स्टेट को डिफीट किया और उस पूरे के पूरे जो जोग्राफिकल एरिया है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला। तो इंडिया वाज नॉट रूल्ड, और ब्रिटिशर्स डिडंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया जस्ट इन वन डे। एक या दो दिन नहीं लगे थे, या फिर एक या दो डेकेड भी नहीं लगे थे। इट एक्चुअली टुक मोर देन 100 years टू डू सो। So this period, this annexation of India, the story of the annexation of India is a quite long story of at least 1 century. And generally speaking, this is the story of the battles. हमने रीजनल स्टेट्स पढ़े थे। रीजनल स्टेट्स सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से वाले थे एट दैट टाइम? इन द 1750s, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजनल स्टेट्स वाज बंगाल, अनदर वन वाज द हैदराबाद, अनदर वन वाज द मराठास, then the Sikh, and so onwards. So this chapter will actually only tell us कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपने कंट्रोल में किया, हैदराबाद को अपने में किया, मराठास को अपने में किया, सिख को अपने में किया। सो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमें ये याद करना होता है। एंड जनरली स्पीकिंग, दिस स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन बेसिकली इज अबाउट लर्निंग दी वॉर्स ऑफ दैट टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल, बंगाल के साथ ब्रिटिशर्स ने 2 वॉर लड़ी थी, 1757 और 1764 में। तो दोज 2 एंग्लो बंगाल वॉर्स इज द स्टोरी ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल। Similarly, Hyderabad and Mysore also, we should also write Mysore. मैसूर के साथ, तो मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स ने 4 वॉर लड़ी थी, एंड दोज 4 वॉर्स आर कॉल्ड एज द एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंड सो ऑनवर्ड्स, लाइक देयर आर 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, 2 एंग्लो सिख वॉर। तो जो ये हमारा चैप्टर है, दिस इज व्हाट एक्चुअली इट विल टीच। ये हमारे को यही अंडरस्टैंड करवाएगा कि बेसिकली कैसे ब्रिटिशर्स ने एक एक करके उस रीजनल एरियाज को अपने कंट्रोल में किया। नाउ द फर्स्ट वन, जहां पर ब्रिटिशर्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बनकर उभरे थे, दैट एरिया वाज द दैट एरिया वाज द बंगाल। तो इसीलिए हम जब भी कहीं पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट स्टडिंग विद द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द बंगाल। यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर दिया हुआ है 1756 से 1818 तक, राइट। 1818 यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 1818 वाज द टाइम और द ईयर जहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, दैट वाज इट। तो जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाती है तो एट दैट टाइम पूरा का पूरा इंडिया बेसिकली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। बस थोड़ा सा जो इस समय प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला एरिया है उसको कंट्रोल करने में अभी थोड़ा सा समय था। दैट वाज डन इन 1840s, 1840 के समय में वो भी कर लिया था, सिख एम्पायर और जो सिंध एम्पायर। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली बंगाल जो है उसको कैसे ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में करते हैं, राइट। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि जनरली हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल स्वे है, यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल बिगनिंग है, ब्रिटिश का जो रूल है इंडिया में, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी उन्होंने सिराजुद्दौला को, जो कि बंगाल का नवाब था, उसको डिफीट किया था। तो जस्ट टू गिव यू अ बेसिक स्मॉल कॉन्टेक्स्ट इन दिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर हम एग्जैक्टली पूछा कि अब अगर आपसे पूछा जाए व्हेन डिड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, नाउ देयर इज नॉट एग्जैक्ट वन स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट और ईयर जहां से हम बोल सकते हैं, बट जनरली ज्यादातर हिस्टोरियंस का कंसेंसस है इट कम्स टू 1757। व्हाई वी से दैट? व्हाई? क्योंकि 1757 में देयर वाज अ बैटल कॉल्ड एज द बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी। नाउ ये बैटल ऑफ प्लासी थी जिसको हिस्टोरिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हम देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली कि दे बिकेम वेरी वेरी पावरफुल, और वो धीरे धीरे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। धीरे धीरे दे बिकेम द रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द प्रोविंसेस एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ गवर्नमेंट। नाउ बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ स्लाइट यूनिक सिचुएशन, ओके। मतलब इसको कभी कभी हम कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी करते हैं। रिमेंबर, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, okay, and from East India Company till 1757, East India Company is a trading company. So sometimes our mind, whenever we say about the British rule, we are unable to comprehend this idea that India was not attacked or annexed by the British government. ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है, जो उनका पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश आर्मी है,
उसने इंडिया को अनेक्स नहीं किया था, उसने कॉन्कर नहीं किया था, रादर इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय ए प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां से कॉन्कर स्टार्ट किया था। दे यूज्ड टू हैव एन आर्मी। वो आर्मी धीरे 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 जो प्रेजेंट डे इंडियन आर्मी है उसमें कन्वर्ट हो गई। बट एट दैट टाइम इनकी जो आर्मी थी, जब लोकल वहां के नवाबों से या राजाओं से लड़ाई करती थी, तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। And then once they started winning wars in 1754, 1764, Anglo-Mysore and Anglo-Marathas, so onwards, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट बन गई, right? So this is actually a story where a private company actually ends up becoming a government. तो ईस्ट मतलब अभी मतलब दिस इज एन आइडिया विच वी आर नॉट यूज टू। वी अंडरस्टैंड कि देर इज अ गवर्नमेंट विच इज अ सेपरेट थिंग एंड देन देर आर प्राइवेट कंपनीज विच आर सेपरेट, ये दोनों बात हमें पता है। पर ये 18वीं शताब्दी का 18th सेंचुरी का एक यूनिक फिनोमिना है दैट अ प्राइवेट कंपनी वाज सॉवरेन आल्सो, मतलब कि इट एंडेड अप बिकमिंग द गवर्नमेंट आल्सो। So you need to understand this whenever we are actually studying because it gets quite confusing. Now, सबसे पहले अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में कि अर्लियर ब्रिटिश स्ट्रगल विद द फ्रेंच इन साउथ इंडिया हैड बीन अ ड्रेस रिहर्सल एंड जो जो वहां पर लेसन्स लर्न किए गए थे दे वर अप्लाइड इन द बंगाल। जैसे कि मैंने इसको मैं एक बार फिर थोड़ा सा और हल्का सा रिवाइज कराता हूँ। फ्रॉम 1740 से लेके 1761 तक, टू मोर प्रिसाइज 63 तक, साउथ इंडिया में बेसिकली दो यूरोपियन पावर्स फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी का कंपटीशन रहा, राइट? दिस इज द मैप व्हिच आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू। और अगर ये मैप, ये वाला चैप्टर हमें समझना है, ये क्या पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अगर हमें समझना है, तो वी शुड रिमेंबर दिस मैप। ये जो साउथ इंडिया में ये जो एरिया है, दिस वन, इफ यू कैन मेक इट आउट, दिस इज द डोमिनियंस ऑफ द निजाम ऑफ द हैदराबाद, ओके, एंड दिस इज द कार्नेटिक एरिया, राइट? ये कार्नेटिक का है। नाउ इन 1748, 1748 में ये दोनों के दोनों जो एरिया है, यहाँ पे सक्सेशन वॉर चल रही थी, ठीक है? दिस निज़ाम ऑफ द हैदराबाद, इसका जो असफ जहाँ इसका जो निज़ाम था उसकी डेथ होती है 1748 में, और उसके सन और उसके ग्रैंड सन यानी कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में एक बैटल होती है, एक सिविल वॉर हो जाती है कि कोई नया निज़ाम बनेगा। द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन द कार्नेटिक ऑल्सो। कार्नेटिक का नवाब 1748 में अनवरुद्दीन था, एंड देन देयर वाज अ चंदा साहिब ऑल्सो पावर कंटेंडर जो कि नवाब बनना चाहता था। नाउ द फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्लिक्स उस समय इस बात का फायदा उठाता है एंड ही स्टार्ट्स सपोर्टिंग हिज कैंडिडेट्स। वो एक प्रकार की प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे कार्नेटिक के अंदर ही स्टार्ट्स सपोर्टिंग द चंदा साहिब एंड काइंड ऑफ अश्योर्स हिम कि मैं आपको आर्मी प्रोवाइड कर देता हूँ, विल अटैक द नवाब एंड इफ यू विन यू विल बी द नवाब, गुड एंड ऑल। सिमिलरली जो निज़ाम है, निज़ाम के अंदर भी एक नासिर जंग था यानी कि द सन ऑफ द निज़ाम, एंड द मुजफ्फर जंग यानी कि जो ग्रैंडसन ऑफ द निज़ाम है। तो यहाँ पर भी ड्यूप्लिक्स जो है वो ग्रैंडसन को सपोर्ट करता है एंड ही सेज दैट आई विल प्रोवाइड यू आर्मी एंड द रिसोर्सेज एंड आई विल हेल्प यू विन द सक्सेशन वॉर। नाउ इसमें दोनों में ब्रिटिशर्स से पहले फ्रेंच जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सक्सेसफुल हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अनवरुद्दीन को असैसिनेट कर दिया जाता है और चंदा साहिब नवाब बन जाते हैं, एंड यहाँ पे नासिर जंग को असैसिनेट कर दिया जाता है एंड मुजफ्फर जंग जो है नवाब बन जाते हैं। नाउ व्हेन इट इज डन, जब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से मिलते हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशंस दिए जाते हैं, राइट? दे आर गिवन दी जमींदारीज ऑफ द एरिया, मसूलीपट्टनम के उनको पूरा का पूरा शहर दे दिया जाता है, पौंडीचेरी के आजू बाजू के गांव उनको मिल जाते हैं, दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द नर्दर्न सरकार ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। बट साइमल्टेनियसली इसी सुप्रीमेसी के स्ट्रगल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी विच इज लोकेटेड एट द मद्रास, इट इज ऑल्सो एक्चुअली ऑब्जर्विंग ऑल द इवेंट्स एट दैट टाइम, दे एंड अप सपोर्टिंग द अपोजिंग पार्टी। तो यहाँ पे जो कार्नेटिक में अनवरुद्दीन था, उसका मर्डर होने के बाद चंदा साहिब नवाब बन गए, लेकिन उसका जो बेटा था मोहम्मद अली, उसको सपोर्ट कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड लकीली, और इट वाज जीनियस और लक, वी विल नॉट बी एबल टू डिसाइड इट, पर यहाँ पे जो मिलिट्री हेड था यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ही प्लान्स अ स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से जो मोहम्मद अली है उसको बचाया जाए। तो यहाँ पे जो कार्नेटिक की कैपिटल है आरकॉट, वो उसके ऊपर अटैक करता है एंड समहाउ और द अदर जो चंदा साहिब है उसको बेसिकली आरकॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी को वहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ता है, और एक कांस्टेंट सीरीज ऑफ बैटल्स में फ्रेंच और जो नवाब की जो आर्मी है उसको डिफीट कर देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दे आल्सो कैप्चर चंदा साहिब एंड असैसिनेट्स हिम, राइट? सो उसके बाद वापस मोहम्मद अली जो है वो नवाब बना देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन दैट मैनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से एक प्रकार से यहाँ पर किंग मेकर बन जाती है एंड दे ऑल्सो गेन दी कंसेशंस। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स दैट प्रोसेस कंटिन्यूज, जो कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में किया था।
वी नो द एंड रिजल्ट राइट नाउ। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रगल था फ्रेंच के साथ, इट वाज जस्ट द ड्रेस रिहर्सल दैट वाज कमिंग अप फॉर द होल कंट्री। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल जो है इंडिया का सबसे फर्टाइल और द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज प्रोविंसेस एट दैट टाइम, नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, दिस इज अबाउट द 1750। नाउ इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों की दोनों यहाँ पर डेवलप थी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो इस हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन कर ही रहे थे। सिंस 1689 इन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थे, और उनका जो मेन फंक्शनल हेड है कलकत्ता, वो बेसिकली यहीं से डेवलप होना स्टार्ट होता है। वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे थे बिकॉज दे न्यू दैट इट्स एक्चुअली वेरी रिच प्रोविंस। द कंपनी सिक्योर्ड वैल्यूएबल प्रिविलेजेस इन 1717 अंडर अ रॉयल फरमान बाय द मुगल एम्परर, जिससे कंपनी को कंप्लीटली फ्रीडम मिल गई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की देयर गुड्स इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस एंड राइट्स टू इशू पासेस और दस्तखत फॉर द मूवमेंट ऑफ द सच गुड्स। व्हाट इज दिस? 1717 के बारे में बात करें तो 1717 में फरुखशियार नाम का एक मुगल एम्परर है, मुगल एम्परर ने एक फरमान इशू कर दिया है। उस फरमान का मतलब है काइंड ऑफ रॉयल ऑर्डर, राइट। रॉयल ऑर्डर ये कहता है कि पूरे के पूरे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती है विदाउट एक्चुअली पेइंग कस्टम्स और ड्यूटीज, कोई भी कस्टम्स और ड्यूटीज उनको पे नहीं करनी पड़ती। दिस क्रिएट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। स्पेसिफिकली एट दैट टाइम 1717 में जो मुगल एम्परर थे दे वर क्वाइट पावरफुल। नाउ क्वाइट पावरफुल थे, लेकिन बंगाल वाज बीइंग रन बाय द गवर्नर ऑफ द मुगल्स, नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान आर द टू इंपॉर्टेंट नेम्स व्हिच यू शैल रिमेंबर। तो ये जो नवाब थे, इनको एक प्रकार से अथॉरिटी तो माननी थी मुगल्स की, बट अपने खुद के रीजन को ये इंडिपेंडेंटली भी रन किया करते थे। तो ऐसा नहीं था कि ये ब्रिटिशर्स को कुछ भी करने के लिए आज़ादी दे देते थे। नाउ इसी फरमान के अंदर एक और राइट था कि ब्रिटिशर्स दस्तक इशू कर देते थे। दस्तक इज बेसिकली ए पास, इट्स जस्ट अ पास, पास इशू कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स एक जगह से, जैसे बिहार से कलकत्ता जा रहे हैं, तो वहाँ से जनरली स्पीकिंग कोई भी ट्रेडिंग के लिए जब कोई माल या मटेरियल जाता था, तो जो वहाँ का नवाब है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार के कस्टम्स या टैक्सेस लगा देता था। पर मुगल एम्परर का जो फरमान था उसके अकॉर्डिंग उनको फ्री था, तो वो नहीं करते थे। तो जिसके पास भी वो दस्तक होता था वो अपना जो मटेरियल है वो लेके चला जाता था। नाउ सिंस द बिगिनिंग, सिंस 1717 जो ये फरमान था और जो ये दस्तक थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको मिसयूज किया करती थी, राइट। इस फरमान का पर्पस सिर्फ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग फ्री कर सकती है, लेकिन जो उनके जो प्राइवेट एम्प्लॉइज थे उनकी ट्रेडिंग फ्री नहीं थी। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग एम्प्लॉइज हैं वो खुद का भी बिजनेस कर सकते थे, खुद की भी ट्रेडिंग कर सकते थे, पर वो थोड़ा-सा इल्लीगली करप्शन करके अपने लिए भी दस्तक और पासेस क्या नाम है, इश्यू करवा लिया करते थे। तो दिस वाज़ द प्रॉब्लम जिसको नवाब जो थे वो मैनेज और मेंटेन करने की कोशिश करते रहते थे, और जब तक वो पावरफुल नवाब्स रहे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी-सी कंट्रोल में रही। नाउ कंपनी सर्वेंट्स वर आल्सो परमिटेड फॉर द ट्रेड बट दे वर नॉट कवर्ड बाय दिस फरमान। उनको सारा का सारा जो सेम टैक्सेस पे करने थे जो इंडियन मर्चेंट्स, और ये फरमान था। दिस बिकेम द परपेचुअल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ द बंगाल। एक तो सबसे पहले जो लोकल गवर्नमेंट है, नवाब की जो गवर्नमेंट है, उसको लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसको रेवेन्यू लॉस हो रहा है रीजनली। सेकेंडली जो ये दस्तक इशू करने की जो पावर थी कंपनी के गुड्स को, इट वाज मिसयूज्ड बाय द कंपनी सर्वेंट्स टू इवेट टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड आल्सो। ठीक है, सो वी हैव द बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से जो लोकल रूलर है बंगाल का और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, इनके बीच में एक कंप्लीट फ्रिक्शनल इशू क्रिएट हो गया। और जितने भी बंगाल के नवाब थे, मुर्शिद कुली खान हो गया या फिर अलीवर्दी खान हो गया, वो इंग्लिश की ये फरमान ऑफ 1717 के थोड़े से फ्री यूसेज से, उसकी इंटरप्रिटेशन से यकीन, मतलब उस पे इंटरप्रिटेशन पे यकीन नहीं करते थे, एंड बिकॉज़ दे वर पावरफुल दे वर एबल टू फोर्स देयर विल आल्सो। दे यूज्ड टू कंपेल द कंपनी टू पे लंप सम टू ट्रेजरी एंड फर्मली दस्तक का मिसयूज भी नहीं होने देते थे। कूल। द कंपनी हैड बीन कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द नवाब्स इन द मैटर, बट इट्स सर्वेंट्स हैड टेकन एवरी अपॉर्चुनिटी टू इवेड एंड डिफाई दिस अथॉरिटी। तो जब तक नवाब पावरफुल है तो कंपनी ऑब्वियसली कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड दे यूज्ड टू more or less accept the authority, but जब उनको मौका मिलता था they used to evade it also. Now the main problem finally came to head in 1756. 1756 से पहले मैं एक छोटा सा जनरल बात बता देता हूँ। दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। 1756 में अलीवर्दी खान जो नवाब था उसकी डेथ हो जाती है, और उसका ग्रैंडसन सिराज उद दौला ही बिकम्स द नवाब। नाउ ही वाज अ यंग पर्सन, मतलब कि 22-23 साल का लड़का था। So he wanted to establish his rule and his legitimacy, right? Simultaneously, during the 1756, there are battles going on in the Carnatic region between the France and the Britain also. तो यहाँ पे बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स का जो हब है दैट इज द कलकत्ता, एंड फ्रेंच की जो फैक्ट्रीज है दैट इज द चंद्रनगर।
तो इस एंटिसिपेशन में कि देयर माइट बी अ बैटल बिटवीन दीज टू थिंग्स इन बंगाल ऑल्सो, वो दोनों के दोनों अपने फोर्ट को फोर्टिफाई करने लग जाते हैं। नाउ दैट थिंग ऑब्वियसली इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ऑर्डर देता है फ्रेंच को और ब्रिटिशर्स को कि फोर्टिफाई नहीं करना है। ना फ्रेंच अग्री कर जाते हैं, बट ब्रिटिशर्स बेसिकली उस चीज को मानने से इनकार कर देते हैं। तो ही अटैक्स कलकत्ता एंड ही अटैक्स द कासिम बाजार, जहां पर बेसिकली उनकी फैक्ट्री थी। एकदम सरप्राइज अटैक था, 50,000 लोगों की इसकी आर्मी थी। सो ही बेसिकली राउट्स द कोलकाता एंड द कासिम बाजार, अपने कंट्रोल में कर लेता है, एंड देन ही कम्स बैक टू हिज प्लेस। नाउ इसके बाद दिस हैपेंस इन 1756। दिस अटैक ओवर कलकत्ता एंड कासिम बाजार इज हैपनिंग इन द जून 1756, 1756। नाउ फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, जो मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थे, वो सपोर्ट भेजते हैं बंगाल के लिए। एंड द रॉबर्ट क्लाइव हु वाज इंडल्ज्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एक आर्मी, अपने एक आर्मी का रेजिमेंट की टुकड़ी लेके बेसिकली बंगाल जाता है सपोर्ट के लिए। ही कैप्चर्स द कलकत्ता बाय जनवरी 1757 बैक, बट नाउ दे वांट स्लाइटली मोर अथॉरिटी। तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो सिराजुद्दौला के जो भी कोर्ट के अंदर जो भी इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोबल्स या सेनापति, मंत्री, बैंकर्स थे, जो भी उससे जेलस थे या उसके से ना खुश थे, वो उनको अपने साथ मिला लेता है। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री हेड था, विच हुज नेम वाज दी मीर जफर। ये उसकी मिलिट्री को लीड करता था। तो रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली गिव्स द इंसेंटिव टू द मीर जफर कि सिराजुद्दौला को हम हटा देते हैं एज ए नवाब एंड तुमको नवाब बना देते हैं। तो हिज एम्बिशन बेसिकली वो धोखा देके रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाए। एंड देन रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली काइंड ऑफ अटैक्स नवाब। तो नवाब के ऊपर अटैक करता है, एंड दैट बैटल इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ द प्लासी। तो सिंपल सी कहानी ये थी कि बैटल ऑफ द प्लासी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वर्सेस ये बंगाल का जो नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, इसके बीच में बैटल हुई थी। हावेवर जो बंगाल के नवाब की आर्मी के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल्स थे, उनको पहले से ही बेसिकली रिश्वत से या फिर इंसेंटिव से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ मिला लिया था। तो जब बैटल हुई तो वो ऑटोमेटिकली बंगाल के नवाब की जो आर्मी थी उसने फाइट करने की कोशिश ही नहीं की, बिकॉज द इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल डिडंट एक्चुअली गिव द ऑर्डर्स। वो ऑर्डर नहीं दिए, तो फाइनली बंगाल के नवाब को पकड़ के मार दिया गया, एंड दिस न्यू पर्सन मीर जफर वाज मेड द नवाब ऑफ द बंगाल। दिस इज द कोर बेसिक स्टोरी ऑफ दिस सिचुएशन। ये छोटी सी स्टोरी है, देखो इसको हम देखते हैं। तो मैटर्स केम टू हेड इन 1756। सिराजुद्दौला जो था, ही सक्सीडेड हिज ग्रैंडफादर अली वर्दी खान, एंड ही वाज यंग। तो वो चाहता था कि मेरा रूल एकदम जल्दी से लेजिटिमाइज हो जाए, और जो पुराने समय में मुर्शिद कुली खान के समय में जो हमारे पास पावर हुआ करती थी, एग्जैक्टली वही होगी। नाउ इंग्लिश ब्रिटिशर्स अब इस समय इतने ज्यादा कंपाइलेशन नहीं करते थे, सो दे रिफ्यूज टू कंप्लाई एज दे फेल्ट स्लाइटली स्ट्रांग, क्योंकि अब उनकी फ्रेंच के ऊपर साउथ इंडिया में विक्ट्री हो चुकी। तो दे हैड ऑल्सो केम टू रिकॉग्नाइज कि इंडियन स्टेट्स जो है वो पॉलिटिकली और मिलिटरी वीक हैं। तो रादर देन पेइंग द टैक्सेस ऑन देयर गुड्स टू द नवाब, दे एक्चुअली स्टार्टेड पुटिंग ड्यूटीज ऑन द इंडियन गुड्स जो कि कलकत्ता में एंटर कर रहे थे, विच वाज अंडर देयर कंट्रोल एट दैट टाइम, सरप्राइजिंगली। तो ऑब्वियसली दिस से मतलब अनोइंग, दिस इज वेरी अनोइंग, पीपल विल गेट एंग्री, और जो वहां का राजा, जो रूलर है, अपने आप को किंग समझता है, दैट इज गोइंग टू गेट एंगर्ड बाय दिस। ही आल्सो सस्पेक्टेड दैट कंपनी वाज हॉस्टाइल टू हिम, और जो दूसरे राइवल्स है उसको फेवर कर रही है, विच वाज काइंड ऑफ ट्रू, विच वाज काइंड ऑफ ट्रू। नाउ द ब्रेकिंग पॉइंट कब आता है? ब्रेकिंग पॉइंट कब आता है कि विदाउट नवाब्स परमिशन, नवाब की परमिशन के बिना जो कंपनी थी, दे बिगेन टू फोर्टिफाई द कलकत्ता इन द एक्सपेक्टेशंस की बेसिकली सामने वाला एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ पर भी बैटल्स हो सकती है, जिस प्रकार की हमारी साउथ इंडिया में होने लग रही है। फ्रेंच वर आल्सो फोर्टिफाइंग देयर एरिया, चंदर नगर पे बेसिकली उनका बेस था। नाउ सिराज ऑब्वियसली उनको लगा कि भाई दिस इज अ चैलेंज टू माय सॉवरेनिटी, मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, आई एम द नवाब ऑफ द बंगाल, हाउ द हेल कैन दिस प्राइवेट कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स बिल्ड फोर्ट्स एंड प्राइवेट वॉर्स ऑन माय लैंड? दिस इज नॉट, आई विल एग्री विद, नोबडी वुड एक्चुअली। मोरओवर उसको ये लगा कि अगर उसने ये परमिट भी कर दिया कि फ्रेंच और इंग्लिश बेसिकली बंगाल की मिट्टी के ऊपर लड़ रहे होंगे, तो ही वुड आल्सो मीट द फेट ऑफ द कार्नेटिक नवाब्स। कार्नेटिक की तो कहानी हमें पता ही चल चुकी थी, एक मरता है दूसरा मार देते हैं, दूसरे को तीसरा, मतलब इट वाज अ बैड स्टोरी। वेल, इट नॉट अ बैड स्टोरी पर से, काइंड ऑफ रूटीन फॉर 18th century, यूज्ड टू हैपन अ लॉट। तो ही वांटेड कि भाई मुझे, मेरे पास पावर होनी चाहिए। सो सिराज वाज विलिंग टू लेट यूरोपियंस रिमेन एज मर्चेंट बट नॉट एज द मास्टर्स। तो लगा यार बिजनेस करना है तो, यू वांट टू डू ट्रेड, टेक माय परमिशंस, पे टैक्सेस एंड स्टे हियर, तब यू कांट बिकम द मास्टर्स, आई एम द नवाब। Good attitude, to be honest. He ordered both the English and the French to demolish their fortification. Right?
लॉजिकल है, कलकत्ता और चंदन नगर में है, एंड दे सेड कि यू विल नॉट बी फाइटिंग हियर। नाउ फ्रेंच कंपनी ने इमीडिएटली इस ऑर्डर को ओबे कर लिया। इंग्लिश कंपनी बेसिकली रिफ्यूज टू डू सो। तो जब शेर के मुंह पे खून लग गया था, सी दिस इज द एम्बिशन हैड बीन वेटेड एंड इट्स कॉन्फिडेंस एनहांस्ड बाय हिज विक्ट्रीज इन द कार्नेटिक। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली मींस इन हिंदी कि अब शेर के मुंह पे खून लग चुका था। नाउ इट वाज नाउ डिटरमाइंड कि बंगाल में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तो चाहे नवाब चाहे ना रहे और अपने टर्म्स पे ही ट्रेड किया करेंगे। It acknowledged the British government right to control all its activities. It had quietly accepted restrictions on its trade and power imposed in Britain by the British government. इसका ईस्ट के साथ ट्रेड करना पार्लियामेंट के द्वारा एक्सटिंग्विश हो ही गया था 1693 में एक बार। इसने खूब सारे ब्राइब्स दिए थे किंग को, पार्लियामेंट को, ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस को। नेवरदलेस इंग्लिश कंपनी डिमांडेड द एब्सोल्यूट राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल इररिस्पेक्टिव ऑफ द बंगाल नवाब्स ऑर्डर। ये पुराने वाले चैप्टर में हमने किया था बेसिकली कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो इट हैड अ मोनोपोली, लेकिन उसके बाद 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ का पार्लियामेंट जो था वो दूसरों को भी सपोर्ट कर रहा था। देयर वाज अनदर न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, न्यू कंपनी जिसको पार्लियामेंट बेसिकली राइट्स दे रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, ड्यू टू सम हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस उनका जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथों में चला गया था। तो दे यूज्ड टू work under the restrictions which were being imposed by the British government. They also had acknowledged कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अधिकार हैं उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। This is also that unique insight that how these private companies are functioning as a sovereign, how these private companies are actually conquering the territories in different country. क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1690s, ये 1690 से लेके 1710 तक का जो समय था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सिचुएशन इस प्रकार से हो गई कि उन्होंने जो अपनी अपनी कंपनी है उसको रन करने के जो कुछ राइट्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए थे, ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्टिविटीज को। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि बंगाल के नवाब हमें पूरे के पूरे बंगाल में फ्रीली ट्रेड करने के अधिकार दे दे। दिस वाज ऑब्वियसली अ डायरेक्ट चैलेंज to the Nawab's sovereignty. No ruler could possibly accept this position. You would not either. Nobody would actually, to be honest. Siraj ud Daulah had the statements to see the long-term implication. अब वो यंग लड़का था लेकिन उसको मतलब it's not about the statesmanship. It's basically like कि ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। If you are the king, you got to have this much attitude, right? He decided to make them obey the laws of the land. क्या करता है कि जब सिराजुद्दौला ने फ्रेंच को और ब्रिटिशर्स को कहा कि डू नॉट फोर्टिफाई योर फोर्ट्स इन माय टेरिटरी, द फ्रेंच भी लाइक कि ऑलराइट सर एज यू से, एंड ब्रिटिशर्स वर लाइक आई एम सॉरी वी डिड नॉट हियर यू, सुनाई नहीं दे रहा, बहुत दूर खड़े हैं हम कलकत्ता। सिराजुद्दौला इमीडिएटली क्या करता है, ही एक्टेड विद ग्रेट एनर्जी बट थोड़ा सा प्लानर नहीं था वो, थोड़ी सी अनड्यू हेस्ट करके इनएडिक्वेट प्रिपरेशन के साथ सिराजुद्दौला ने इमीडिएटली अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में उसको सीज कर लिया, एंड देन ही मार्च टू दी कलकत्ता एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट विलियम ऑन 20th जून 1756। 20 जून 1756 को कोलकाता में अटैक किया और कोलकाता का जो फोर्ट बना हुआ था, फोर्ट विलियम ब्रिटिशर्स का, उसको पूरा का पूरा अटैक करके कंट्रोल में कर लिया। द थिंग इज दिस, he retired from Calcutta to celebrate his easy victory, letting the English escape with their ships. लड़का थोड़ा सा जल्दबाजी था, जल्दी जल्दी अटैक किया, जीता 2-3 घंटे बाद ही वाह भाई मजा आ गया, मैं तो जीत चुका हूँ, आओ चलो भाग पार्क, लेट्स सेलिब्रेट इट। नाउ इस दौरान एक्चुअली में जो ब्रिटिशर्स थे उनको टाइम मिल गया, जितना भी वहां पर पैसा वैसा था अपनी ट्रेजरी को उठा के पीछे शिप्स पे डाल के बोट्स पे ले जाके दूसरे किसी थोड़ा सा दूर एक फलता नाम के आइलैंड के ऊपर छुपने का। दिस वाज अ मिस्टेक और ही अंडर एस्टिमेटेड the strength of his enemy, which always we do. The English officials took refuge at Fulta near the sea, protected by their naval superiority. और यहाँ पे फिर उन्होंने वेट किया, वे मद्रास से एड बुलाई जाएगी, एंड इतने दिनों तक कोशिश करते हैं कुछ चाल बिछाने की, वेब ऑफ इंट्रीग एंड ट्रेचरी विद द लीडिंग मैन ऑफ द नवाब्स कोर्ट। अब जो नवाब था सिराज, ये एक दिन का नहीं है, ये इट्स नॉट लाइक इंग्लिश ऑफिसर टुक रेफ्यूजी एट फुल्टा एंड वेटेड फॉर एड फ्रॉम मद्रास, सो इट्स नॉट लाइक a 1 day 2 day वेट, ये 3 से 4 महीने की है। ओके, दिस इज द स्टोरी, क्योंकि 3 से 4 महीने तो वो फुल्ता पे बढ़ जाते हैं जो भी लोग बचे हुए हैं ब्रिटिशर्स के, एंड देन दे सेंड द मैसेज टू द मद्रास एंड देन दे आर सिटिंग, आते हैं 3-4 महीने में, 5-6 महीने में, एंड इसके बीच में लोगों से मिलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो जो नवाब की कोर्ट थी, यानी कि सिराजुद्दौला के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, उन्हीं के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं मीर जफर। नाउ दिस गाय मीर जफर इज काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर सेनापति मान सकते हो, ये मिलिट्री हेड है उसका, सिराजुद्दौला का। माणिक चंद
the officer in charge of the Calcutta, you can say the commissioner of Kolkata at that time, Amichand, the rich merchant, you can say like Ambani of at that time, right? And the Jagat Seth, the biggest banker of Bengal, you can say like ICIC का जो chairman है थोड़े के लिए, and Khadim Khan, who commanded a large number of the Nawab's troop. You can say again, just like द मीर जफर, एक इम्पॉर्टेंट जो नवाब के ट्रूप्स को कमांड कर रहे एक प्रकार से, ठीक है। तो दीज पीपल, ये सिराजुद्दौला के अंडर काम करते हैं, बट दे हेट हिम, दे डोंट लाइक हिम। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इनको बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, सपोर्ट अस, विल एक्चुअली गिव यू मनी एंड स्टफ इफ यू विन, राइट। सो मद्रास से एक नेवल और मिलिट्री फोर्स आती है अंडर द एडमिरल वॉटसन एंड द कर्नल क्लाइव। You might need to remember the name because this guy, Colonel Clive, इसका नाम है Robert Clive. He's considered as the person who establishes the British rule in India. Credited, इसको क्रेडिट मिलता है कि ब्रिटिश रूल की बिगिन करने की, उसकी स्थापना करने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये लड़का। तो इन केस यू हैपन टू एवर get a time machine, something, or you happen to reach hell, which some of us might actually, and we find Clive, this is a obligation, this is a basically mythical, this is a religious duty of every Indian to punch Robert Clive in his face whenever we find him in hell or in afterlife or in time, I don't know, just rather than killing Hitler, it would be much more easier if we kill Robert Clive. If we kill Robert Clive, there is no Indian empire. If there is no Indian empire, Britishers cannot become that powerful. If the Britishers are not that powerful, Germany would not be jealous and will not start Nazism. So the First World War will not happen, the Second World War will not happen, and this Britishers would not be such a snob. We can just that get a time machine, kill Robert Clive, the life would actually be different for everybody. Clive आता है, कलकत्ता को रिकॉन्कर कर लेता है इन द बिगिनिंग ऑफ द 1757, जनवरी 1757 में कलकत्ता को रिकॉन्कर कर लेता है, ठीक है। और नवाब के साथ अग्रीमेंट कर लेता है दोबारा से कि ठीक है, ओके, विल ट्रेड, ऑलराइट, नॉट प्रॉब्लम, लेट्स नॉट फाइट एनीमोर। बट अब प्लान करने लग जाता है, ठीक है। इंग्लिश जो अंग्रेज थे, इनकी आदत थी, एक हाथ में बेसिकली क्या नाम है प्रमाण पत्र लेके चलते थे, दूसरे हाथ में छुरा लेके चलते थे। इंग्लिश वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर एमिंग हाई। तो उनको लगा कि नहीं यार, अब तो एक सिराजुद्दौला की जगह पे एक नया नवाब को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ही कॉन्स्पिरेसी के लिए जो लोग थे तैयार, उसको ज्वाइन कर लिया, एंड दे डिसाइडेड कि मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दे। सो टू डू दैट, वो नवाब को एक इम्पॉसिबल सेट ऑफ डिमांड्स दे देते हैं कि ऐसा करो, नहीं मानोगे तो फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इट वाज समथिंग जिसको माना नहीं जा सकता था। तो बोथ साइड रियलाइज्ड दैट there will be a war to finish would have to be fought between them, and ये भाई हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द मोस्ट ऐतिहासिक बैटल है, बड़ी सारी सी होती है, प्लासी है, बक्सर है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, ऑल ऑफ देम बेसिकली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, दिस इज वन। बट इतनी ज़्यादा जो अभी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट है, बट एट दैट टाइम इतनी ज़्यादा मतलब मैसिवली इंप्रेसिव नहीं थी। दे मेट, द बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी, दे मेट ऑन द फील्ड ऑफ द प्लासी, मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर है, 23 जून 1757। ओके, दिस इज व्हाट, एक साल के बाद, वो पिछले 20 जून को 1756 को नवाब ने, सिराजुद्दौला ने अटैक किया था कासिम बाजार और कलकत्ता पे, एग्जैक्टली एक साल के बाद ये आ जाते हैं। एंड दिस बैटल ऑफ तपलासी वाज एक्चुअली अ बैटल ओनली इन नेम। पूरी की पूरी लड़ाई में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के 29 लोग मरे थे, और नवाब एटलीस्ट लॉस्ट 500 मोर देन। मेजर पार्ट ऑफ नवाब आर्मी विच वर बीइंग लेड बाय द ट्रेटर्स मीर जफर एंड द राय दुर्लभ, उन्होंने बेसिकली इसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप थे नवाब के सोल्जर्स विच वाज लेड बाय द मीर मदन एंड द मोहन लाल, दे फॉट ब्रेवली एंड द वेल नवाब वाज फोर्स्ड टू फ्ली, they were captured and he was captured and put to that by the मीर जफर सन मीरान। हिस्ट्री है, याद करना है, मीर जफर, राय दुर्लभ, अमीर चंद, जगत सेठ, दे आर द ट्रेटर्स ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी। दो लोग पूरे के पूरे किताब में नाम दिया होंगे आपको, मीर मदन और मोहन लाल, दे वर द सपोर्टर्स ऑफ द नवाब एट दैट टाइम, ठीक है। दूसरा, मद्रास से कौन कौन लोग आए हैं जो कि इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहे हैं? एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव। कर्नल क्लाइव अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। So the Battle of the Plassey was followed, in the words of the Bengali poet Nabin Chandra Sen, a night of the eternal gloom for India। मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी को एक बार नबीन चंद्र सेन जी ने कहा है कि भाई उसके बाद तो इंडिया में एक
रात आई एटर्नल ग्लूम की, 200 साल की अंधकारी रात, विच इज ट्रू इफ यू पुट इट पोएटिकली एंड मेटाफोरिकली। इंग्लिश ने क्या किया, मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया। एंड जब तुम कुछ ऐसा करोगे, यू वुड ऑब्वियसली गेट रिवॉर्डेड। द कंपनी वाज ग्रांटेड एन अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। कंपनी को अधिकार मिल गया कि बंगाल में, बिहार में और ओडिशा में अब कंप्लीटली फ्री ट्रेड करेगी, कोई रोका टोकी नहीं, नवाब ही उनका है। इट रिसीव्ड दी जमींदारी ऑफ 24 परगनास नियर कलकत्ता। कलकत्ता के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है 24 परगना। उसकी जमींदारी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। मीर जफर को, मीर जफर ने पैसे दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 77 लाख एज कॉम्पनसेशन फॉर अटैक ऑन कलकत्ता टू द कंपनी। भाई वाह, कंपनी का अटैक हुआ था कलकत्ता पे, उसके 1 करोड़ 77 लाख रुपए का बेसिकली हर्जाना भरो। In addition, he pays gifts to the high officials of the company. For example, Clive received over 2 million rupees, Watts over 1 million. क्लाइव ने लेटर एस्टिमेट किया कि कंपनी और उसके सर्वेंट्स ने ये पपेट नवाब से कुछ नहीं तो 30 मिलियन रुपीज एक्चुअली में लूट लिए थे। मोर एवर इट वॉज अंडरस्टूड कि ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड ऑफिशियल अब कोई टैक्सेस नहीं देंगे अपने प्राइवेट ट्रेड के ऊपर। देखो, these numbers, the 30 million or the 1 million or 2 million, they don't matter, ये ऐसी नंबर है, रैंडम है। But to just to get the gravity of this idea, the मतलब हम कितने भी रैंडम एस्टिमेट लगा सकते हैं, बट अगर टुडेज टर्म्स में बात करें तो ये बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ का इनाम मिला था रॉबर्ट क्लाइव। दैट इज हाउ मच द नवाब एक्चुअली पेड। एंड दिस रॉबर्ट क्लाइव, दिस गाय, जब ये ही वाज ऑब्वियसली ही बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम एयर ऑनवर्ड्स। यहाँ से बाद में, उसके बाद ये बाद में गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है 1765 में। ठीक है, ही बिकम्स द गवर्नर ऑफ बंगाल। व्हेन ही वेंट बैक टू ब्रिटेन, तो कम से कम नहीं तो 10,000 करोड़ की दौलत थी प्रेजेंट टर्म्स में, के हिसाब से नहीं, मतलब 1750s के हिसाब से नहीं, मगर आज के हिसाब से देखें, मतलब दिस मच अमाउंट ही बेसिकली टुक फ्रॉम द नवाब्स और कलेक्टेड एज द ब्राइब्स। दिस इज हाउ बैड द सिचुएशन वाज। द बैटल ऑफ प्लासी इज ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। यहाँ से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स बंगाल को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली ऑब्वियसली दे स्टार्टेड रूलिंग द होल ऑफ द इंडिया। इससे ब्रिटिश प्रेस्टीज बढ़ गई। सिंगल स्ट्रोक में बेसिकली वो इमीडिएटली मेजर कंटेंडर बन गए इंडियन एम्पायर के। और जो बंगाल के रिच रेवेन्यूज थे, इट अलाउड देम कि ब्रिटिशर्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी को ऑर्गेनाइज कर सके। कंट्रोल ओवर बंगाल ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। लास्टली जो विक्ट्री ऑफ प्लासी थी, एंड इसके जो सर्वेंट्स थे, दे amassed untold wealth at the cost of the helpless people of Bengal, as I was just trying to explain you. Robert Clive, he started his job as a clerk, and by the time he's actually retiring, he's is rich. Is rich, very rich. At that time, one of the richest person of the Europeans ban gaya. See, to engineer a revolution had been revealed as the most paying game in the world. मतलब कि अगर आप रेवोल्यूशन करवा दो ना कहीं पे, तो इससे ज्यादा अमीर नहीं बन पाओगे। A gold lust unequaled since the hysteria that took hold of the Spaniards of Cortes and the Pizarro's age filled English mind. Bengal in particular was not to know peace again until it has been red white. जब तक बंगाल का सारा खून नहीं निकाल लेंगे, अब शांति नहीं आएगी बंगाल में। And it so happened actually, sadly. Even though, अब लॉजिकली क्या है, मीर जफर ऑब्वियसली owed his position to the company, लेकिन धीरे धीरे उसको इमीडिएटली रिपेंट होने लगा। नुकसान हो गया भाई, इतना गड़बड़ तो हो गई है। उसकी सारी की सारी ट्रेजरी को खाली कर दिया कंपनी ऑफिशियल्स ने इमीडिएटली। एज कर्नल मेल्सन, द सिंगल एम ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वाज कि पैसा लूटो, पैसा लूटो, ऑल ग्रेस्प ऑल दे कुड। मीर जफर को एक गोल्डन बोरी की तरह यूज करो, जिसमें जब मर्जी हाथ डालो और पैसा निकाल लो। कंपनी इटसेल्फ वाज सीज्ड विद अनसरपासेबल ग्रीड, बिलीविंग कि कामधेनु मिल चुकी है और बंगाल की जो वेल्थ है वो इनएग्जॉस्टिबल है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने खुद को बंगाल को ऑर्डर कर दिया कि एक्सपेंसेस ऑफ द बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो भी बेसिकली कंपनी के बंगाल वाले एक्सपोर्ट से ही आया करेंगे। ग्रेट, परफेक्ट। कंपनी वाज नो लॉन्गर टू मियरली ट्रेड विद इंडिया। ये बेसिकली बंगाल के नवाब को कंट्रोल करेगी टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ द प्रोविंस। नाउ मीर जफर को इमीडिएटली पता चल गया वेरी क्विकली, इट इज इम्पॉसिबल कि यार कंपनी की सारी डिमांड तो मीट नहीं की जा सकती है। एंड धीरे धीरे he started blocking those demands. Now British East India Company, this is as simple, अगर बच्चा रोने लग जाए और उसको खिलौना दे दो तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है करने की। They knew now they can get away with things. They started criticizing the Nawab for his incapacity in fulfilling their expectations. तो जब ये हुआ तो 1760 में basically once
द मीर जफर बिकेम द नवाब, और उनके बीच में 1757 से लेके 1760 तक मीर जफर ने कोशिश की कि यार ही वाज काइंड ऑफ उसको प्रॉब्लम समझ में आने लग गई, राइट? तो ही वांटेड कि ट्राई टू कंट्रोल, कुछ उनके ऑर्डर मना कर दिया, लाइक कुछ थिंग्स वर गेटिंग हीटेड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यार ये ऐसे तो इसलिए तुम्हें थोड़ी ना, वी डिडंट मेक यू नवाब टू दिस फॉर दिस। So what they did, you what they did, well, as usual, October 1760 में they forced him to abdicate in favor of his son-in-law मीर कासिम। मीर कासिम को मतलब कि इसको ये नवाब बनाया था सिराजुद्दौला को मार के, अब इसको हटा दिया, they didn't kill him, इसको एब्डिकेट करा के इसके ही सन लॉ को मीर कासिम को बेसिकली नवाब बना दिया। एंड जब नया नवाब बनता है तो फिर से इनाम मिलेगा, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स को जमींदारी मिल गई बुर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग की। And they also get 29 lakhs rupees of the English officials को। So from here onwards यहाँ पे मीर कासिम दोबारा से नवाब बनता है। अब पिछली बार 24 परगना की जमींदारी बेसिकली ब्रिटिशर्स को मिली थी, और अब की बार फिर दोबारा से 3 और, which one with that, बुर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग, इसकी मिल गई। तो मीर कासिम, अब जो ये नए वाला नवाब है, ये उतना ज्यादा प्लायंट नहीं था जितना पहले वाला मीर जफर था। एंड इसको लगा कि जल्दी से अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लेता है। एबल एफिशिएंट स्ट्रांग रूलर था, और इसका खुद का प्लान था कि ठीक है बहुत हो गया, अब फॉरेन कंट्रोल से बेसिकली दूर होना चाहिए। नाउ ही बिलीव दैट कि उसने कंपनी को और उसके सर्वेंट्स को एडिक्वेटली पे कर दिया है, सो दे शुड लीव हिम अलोन नाउ, राइट? व्हिच इज लॉजिकल इफ यू थिंक अबाउट इट। तुमको तुम्हारे काम के पैसे दे दिए, गेट लॉस्ट ब्रो, अपना बिजनेस करो, ट्रेड करो। ही रियलाइज्ड कि एक एफिशिएंट आर्मी बनानी चाहिए, तभी मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाऊंगा। ही देयरफॉर ट्राइड टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर, इंक्रीज हिज इनकम बाय रिमूविंग करप्शन, एंड एक मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड आर्मी रेज करने लगा। ब्रिटिशर्स they didn't like it. Most of all, they disliked the Nawab attempt to check the misuse of the फरमान of 1717। ठीक है, वो 1717 के फरमान की जो करप्शन थी, ये उसको कम करने की कोशिश करने लगा। नाउ 1717 का फरमान एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है कि ब्रिटिशर्स जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, they don't have to pay customs and duties in the Bengal, okay? But the local people, the local merchants actually have to do. Look at the unique situation that a foreigner don't have to pay। अब मुगल एम्परर था, दिमाग अंडा है मतलब आदमी का, फरुख शियार का, इशू कर दिया, तो अब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो कंपनी के सर्वेंट चाहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट और इंटरनल यूज का ड्यूटीज फ्री हो। नाउ इंडियन मर्चेंट्स, उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं फॉरेनर्स के अगेंस्ट, ठीक है। मोर ओवर द कंपनी जो थे वो ये दो दस्तक और जो पासिस थे वो भी उसको इलीगली सेल करने लग रहे थे, पैसा लेके कुछ इंडियन मर्चेंट्स को भी से कर देते ताकि वो उनको भी कस्टम ड्यूटी ना पड़े। तो इसके अब्यूजेस से जो एक्चुअली में इंडियन ट्रेडर्स थे, जो करप्शन वरप्शन नहीं कर पाते हैं, पहुंच वहुंच नहीं लगा पाते हैं, दे वर ऑब्वियसली गोइंग थ्रू द अनफेयर कंपटीशन, और नवाब का जो रेवेन्यू का सोर्स था वो खत्म होता जा रहा था। इन एडिशन टू दिस, द कंपनी एंड इट्स सर्वेंट्स गॉट इंटॉक्सिकेटेड बाय देयर न्यू फाउंड पावर। नशा तो चढ़ता ही है ना, पावर का नशा तो हो ही जाता है, नो डाउट्स अबाउट इट। दे फोर्स द इंडियन ऑफिशियल एंड जमींदार टू गिव द प्रेजेंट एंड द ब्राइब्स। तो इंडियन आर्टिसंस, पेजेंट्स, मर्चेंट्स हैं, उनसे वो सामान सस्ता खरीदते थे। पीपल हु रिफ्यूज्ड, उनको इम्प्रिजन कर लेते थे। दीज ईयर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोरियन एज द पीरियड ऑफ ओपन एंड अनअशेम्ड प्लंडर। ठीक है, इनफैक्ट जो बंगाल की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम को ये दिख गया कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इसके हाथ में पावर आने की तो कोई संकेत लगेंगे नहीं कभी भी। ही हैव टू फ्री हिमसेल्फ ऑफ द कंपनीज कंट्रोल। तो उसने एक रेडिकल स्टेप लिया। उसने क्या किया कि पूरे के पूरे बंगाल में से कस्टम्स और ड्यूटीज ही हटा दी। देयर इज अ सिचुएशन, द ईस्ट इंडिया कंपनी इज ट्रेडिंग, उसको फ्री हो रहा है, उसको मैनेज करने में हेडेक है, कभी वो करप्शन करते हैं, पकड़ो किसी को ना पकड़ो, अपने ही पासेस बेच देते हैं इंडियन वालों को। देयर इज अ स्कैम गोइंग ऑन, राइट? एंड जो इंडियंस हैं उनके ऊपर ड्यूटी लग रही है, वो बेचारे वैसे ही कॉम्पिटिटिव नहीं है। सो ही गिव्स, एंड दिस इज ब्रिलियंट इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर आर नो कस्टम्स एंड ड्यूटीज टू ईच एंड एवरीवन। इंडियंस के पास भी नहीं है, ट्रेड करो तुम, कंपटीशन हो जाएगा ना। गुड वन। So he took the drastic step of abolishing all duties on internal trade, thus giving his own subjects a concession that the English had seized by the force. तो एलियन मर्चेंट्स बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इनको दुख हो रहा है यार। दे आर नो लॉन्गर विलिंग टू टॉलरेट इक्वालिटी। अब उनको नहीं हो गया। दे डिमांडेड द री इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन द इंडियन ट्रेडर्स। So the battle was about to be joined again. The truth of the matter was that there could not exist two masters in the Bengal. मीर कासिम को लगता था वो इंडिपेंडेंट रूलर है
अंग्रेजों को लगता था कि तुमको तो नवाब हमने बनाया है, तो तुम हमारी मर्जी के बिना कुछ कैसे करोगे? सो हेंस देयर वर सम बैटल्स बिटवीन द मीर कासिम एंड ही वाज डिफीटेड इन सम ऑफ देम इन 1763। जब वो कई सारी बैटल्स में डिफीट हुआ, तो ही रैन अवे, भाग गया। मतलब दैट यूज्ड टू हैपन इन दैट टाइम एंड फ्लेड टू अवध। अवध जाके वो अलायंस बना लेता है शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब है, और शाह आलम टू, जो कि मुगल एम्परर। Right? Look at this map. If map is visible to you, this is the guy, right? This is the place. ये बंगाल का नवाब है। यहाँ से बैटल हो रही है। This is the time of the 1763. So he's losing several battles. He goes to the अवध का नवाब। वो अवध के नवाब के साथ बात करता है कि we need to beat the Britishers, and then जो ये नवाब यहाँ का जो अंग्रेजों सॉरी मुगल एम्परर जो है, ये तीनों के तीनों लोग टुगेदर डिसाइड करते हैं कि लेट्स एक्चुअली fight East India Company together, right? Perfect, not a problem. So remember this. This guy Mir Qasim, जो कि 1760 में नवाब बनाया गया है, now he is not willing to actually play according to the East India Company rule, तो इसके साथ दोबारा से 1763 में बैटल्स होने लग जाती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दोबारा से मीर जफर को नवाब बना देते अगेन। तो फिर से मीर जफर को नवाब बना देते अगेन द नवाब। दिस हैपेंस, बट अब इसको ये मंजूर नहीं है यार, मतलब हाउ कैन ही डू दैट? तो ही कलेक्ट्स हिज फोर्सेस, बुला लेता है ये अवध वाले को और मुगल एम्परर को। दिस इज व्हाट देयर प्लान इज। तो थ्री अलाइज, ये तीनों के तीनों मिलके दे क्लैश विद द कंपनीज आर्मी टेस्ट बक्सर ऑन दी 22 अक्टूबर ऑफ 1764 एंड थॉरोली डिफीट कर दिए जाते हैं। This is one of the most decisive battle of the Indian history, और it demonstrated कि इंग्लिश जो हैं, they are superior against the combined army of the two of the major Indian powers, the Awadh and the Mughal emperor। इन दोनों के against basically ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, and it this battle of Buxar establishes Britishers as the master of Bengal, Bihar and Odisha, and अवध भी basically उनके full under control में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में आया 1765 में एज इट्स गवर्नर, डिसाइडेड टू सीज द पावर इन बंगाल, एंड ग्रेजुअली जो अथॉरिटी है वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दी फ्रॉम द नवाब। नाउ इन 1763 ब्रिटिशर्स ने बेसिकली मीर जफर को दोबारा से नवाब बना दिया था। फिर दोबारा से उसको पैसे मिले। मीर जफर की डेथ पे उसके बेटे निजामुद्दौला को थ्रोन पर बैठा दिया, एंड एज ए रिवॉर्ड उससे एक ट्रीटी साइन करवाई। वो ट्रीटी क्या थी? By the treaty, Nawab was to disband most of his army and बंगाल को एडमिनिस्टर किया जाएगा थ्रू अ डेप्यूटी सूबेदार, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा और उसकी परमिशन के बिना उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। So the company gained supreme control over the administration of Bengal. Get this idea? सिंपल सी बात है ना। ये मीर जफर है, अब इसकी डेथ होती है 1765 में, तो इसी के बेटे निजामुद्दौला को नवाब बना देते हैं 1765 में। और अब की बार एक इंपॉर्टेंट कंसेशन लगाते हैं, उसको बोलते हैं कि यू विल नॉट रूल, देयर इज गोइंग टू बी अ डेप्यूटी सूबेदार जो कि रूल किया करेगा बेटा। द क्लोजेस्ट थिंग दैट कम्स, यू कैन अंडरस्टैंड अ कमिश्नर एंड अ जज, समथिंग, एक पुलिस कमिश्नर और एक जज की पोस्ट है। बट दिस गाय डेप्यूटी सूबेदार would be recommended and appointed by the East India Company. And you will not maintain an army. How about that, right? Okay, so this guy, so this commissioner plus judge, जो डेप्यूटी सूबेदार वो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करेगी। तो इसका मतलब इसको मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो ये वर्ड है दैट इज द निजामत। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो बेसिकली ये डेप्यूटी सूबेदार देखा करेगा, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, वो इनडायरेक्टली यही अपॉइंट कर रहे हैं इसको, राइट? तो टेक्निकली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में निजामत आ गया। अब ऑफिशियली दिस इज अंडर द निजामुद्दौला, ऑफिशियली तो नवाब के हाथ में है, राइट? लेकिन उन्होंने डील कर लिया कि हम डेप्टी सूबेदार को अपॉइंट करेंगे। एंड सेकेंड, उसके बाद क्योंकि शाह आलम टू अभी इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट किया था, तो ही ऑल्सो हैज टू साइन एन अग्रीमेंट, a treaty which is called as the Treaty of Allahabad. यहाँ पे दिया नहीं, hold on for a second. He is made to sign a Treaty of Allahabad. उसमें क्या करते हैं? कंपनी को दीवानी, दीवानी का अर्थ होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार और ओडिशा के।
तो इसका जो पूरा का पूरा बंगाल का कंट्रोल था वो लीगलाइज कर दिया जाता है, एंड जो सारे के सारे बंगाल के रेवेन्यू थे दे गोज अंडर द हैंड ऑफ द अंडर द कमांड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी कहती है कि वी विल पे यू 26 लाख, 26 मिलियन, 26 लाख रुपीज यानी कि 2.5 करोड़ रुपए, and secured to him the districts of the Kora and the Allahabad also. Emperor resided in the fort of Allahabad for 6 years as a virtual prisoner. So once you get defeated, ये जो लड़ाई हो रही थी बैटल ऑफ बक्सर की, इसके बाद यहाँ तो देखो ये निज़ाम उद्दौला से ये तो इन्होंने पावर ले ही लिया यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट वाली निज़ामत की, लेकिन बक्सर के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद शाह आलम II से वो दीवानी के भी राइट्स ले लेते। So Nizamat is basically the power of the control of the law and order and police, sort of administration, मतलब कि मतलब not true at that time, but अगर समझो तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो किसी के अंडर आईएएस और आईपीएस आ गए, आईएएस और आईपीएस लेट्स से कि एक प्राइवेट कंपनी को रिपोर्ट करने लग गए, अज्यूमिंगली लेट्स से किसको ले, whom should we villainize here, amazon का जो फाउंडर है लेक्स लूथर लगता भी है, तो अमेज़न के अंडर आ गए आईएएस और आईपीएस, एंड देन दे गॉट द दीवानी राइट्स आल्सो, द राइट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। तो जैसे हम टैक्स भरते हैं जीएसटी, अब वो जीएसटी अमेज़न कलेक्ट कर रही है, तो दे काइंड ऑफ गॉट द होल कंट्री, मतलब पूरा का पूरा बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया, मतलब दिस इज इट माय फेलोज, वी आर डन हियर, वी आर डन, वी गॉट टू किल क्लाइव, फाइंड टाइम मशीन, किल। तो जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, ही वाज मेड टू पे, अवध वाला है ये, उसका जो पहले वो दस्त सिराज, एंड अभी इस समय 1765 में निजामुद्दौला, स्लाइटली कंफ्यूजिंग बट इफ यू मेक अ माइंड मैप वी कैन गेट इट, 5 million rupees to the company. Moreover, to sign an alliance by which the company promised to support the Nawab against an outside attack, provided he paid for the services of the troops sent to his aid. तो अलायंस से नवाब जो है वो बेसिकली एक कंपनी का डिपेंडेंट बन गया, तो अवध वाले के साथ भी एक डील कर ली, एक तो पहले वार भी मेंटेन मत करो और विल प्रोटेक्ट यू, व्हाई आर यू फाइटिंग, विल प्रोटेक्ट यू, stay in your palace, be cool, and pay the compensation for Battle of Buxar. We have lost a lot of money, and if somebody will attack you, we'll protect you. So stop fighting. तो ठीक है, मिले उसको 50 लाख रुपए बेसिकली इन्होंने पहले हर्जाना भरा और उसके बाद कंपनी के साथ अलायंस कर लिया, विल सपोर्ट यू, टेक इट इजी। नाउ शुजाउद्दौला, ये जो शुजाउद्दौला है इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको पता है कि इसके जो दुश्मन है वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली है, सो उसको ही इज थिंकिंग कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ही है, नोबडी कैन सी फ्यूचर, राइट, इसको लगा क्या है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलता फिरता काम है, असली प्रॉब्लम तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली है। नवाब ने अलायंस को वेलकम कर लिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इज ट्रेडिंग बॉडी, तो ये तो ट्रांजिटरी पावर है, एक्चुअली वो मराठास और अफगान्स हैं, दे आर द रियल प्रॉब्लम। नाउ I'm so sorry. This was to prove a very costly mistake for Awadh and for the rest of the country also. On the other hand, the Britishers decided to consolidate their acquisition of Bengal, and Awadh को इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया as a buffer and the barrier state between their possessions and the Marathas. तो absolutely smart दिमाग लगा दिया भाई लड़का। तो इन्होंने ये चाहते तो ये उस समय अवध को भी कैप्चर कर लेते, बट दे डोंट वांट टू, दे आर लाइक कि लेट्स कंसोलिडेट हियर एंड यूज इट एज अ बफर, यहाँ से कोई अटैक करेगा तो अवध को अटैक करेगा, विल बी सेफ, वी विल नॉट हैव टू फाइट, ये मराठास जो हैं यहाँ पे अटैक किया करेंगे डायरेक्टली, अभी इस समय बंगाल के साथ इनके साथ कोई फौंडा नहीं होगा, विल जस्ट कंसोलिडेट द रूल हियर फर्स्ट, स्टे इट एज अ बफर। So what happens now? Well, nothing good actually. This situation, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीत लिए, बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद उनको एक तो दे हैव गॉट इनडायरेक्ट राइट्स ऑफ द निजामत ऑफ द बंगाल एंड दे हैव गॉट डायरेक्ट राइट्स ऑफ द दीवानी ऑफ द बंगाल। इट स्टार्ट्स these two things, it starts a dual system of administration of the Bengal, right? Logically speaking, from here onwards, this is what exactly, अगर हम 1757 the battle of Plassey is more of a metaphor, वहां से मतलब लाइक बिगनिंग हो रही है, बट एज इनकी फिजिकली रूल कहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम 1765। आर्मी जो थी बंगाल की, जो सोल कंट्रोल ऑफ इट्स डिफेंस, वो द ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गई,
सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इसके हाथ में थी, क्योंकि निजामत इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, दीवानी जो है डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे. नवाब डिपेंडेंट ऑन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑन द ब्रिटिशर्स. नाउ एज द दीवान, कंपनी डायरेक्टेड कलेक्टेड इट्स रेवेन्यू. मतलब कि जो दीवानी राइट्स हैं, मतलब कि जो दीवान होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. एंड थ्रू द राइट टू नॉमिनेट द डेप्टी सूबेदार, इट कंट्रोल द निजामत और द पुलिस एंड द जुडिशियल पावर. ये दोनों की दोनों पावर भी जो उनके हाथ में आ गए थे. तो दिस ब्रिटिशर्स बेसिकली कंट्रोल्ड बोथ ऑफ दैट. और इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि 1765 में द पर्सन हु वाज दीवान वाज आल्सो द पर्सन हु वाज द डेप्यूटी सूबेदार आल्सो. तो same person acted in Bengal as the deputy diwan on behalf of the company, and same person as the deputy subadar on the behalf of the nawab, but appointed by the East India Company. Now this arrangement in the history is known as the dual or the double government. As in, there is a nawab, his job is to do the administration of the city. Okay, in nominal perspectives, he is also the person responsible for the nizamat, यानी कि डेप्यूटी सूबेदार उसको रिपोर्ट करता है, बट वो एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है. तो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशियल सिस्टम डेप्यूटी सूबेदार के हाथ में, वेयर बंगाल का जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान के हाथ में है. एंड मोर और लेस दीज टू थिंग्स आर फंक्शनिंग सेपरेटली. तो इट हैड अ ग्रेट एडवांटेज. ब्रिटिशर्स के पास पावर थी पैसा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बिकॉज दे डिडंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. दे कंट्रोल द फाइनेंसेस ऑफ द प्रोविंसेस एंड आर्मी, एंड इसके एडमिनिस्ट्रेशन को इनडायरेक्टली. नवाब जो था, नवाब और उसके ऑफिशियल्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, बट दे ऑब्वियसली हैड नो पावर टू डिस्चार्ज इट. तो द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी ब्लेम्ड ऑन द इंडियंस, व्हाइल इसके फ्रूट्स जो थे वो बेसिकली ब्रिटिशर्स को मिलते रहते थे. कुछ गलत हुआ, नवाब की गलती है, पैसा ब्रिटिशर्स का है. So the consequences for the people of the Bengal was disastrous. If you will read history a lot, and even if the current affairs a lot, you will actually end up realizing all the mistakes these administrators, the MLAs, the MPs, the deputy subadars, the nawabs, the kings, the final the consequences are beared by the people. People don't matter. People. Neither the company nor the nawab cared for their welfare. Now, in any case, the nawab's official had no power to protect the people from the greed and the rapacity of the company and its servants. On the other hand, वो भी बड़ी जल्दबाजी में थे कि एक्सप्लॉइट करते हैं. तो कंपनी के सर्वेंट्स के हाथ में पूरा का पूरा बंगाल आ गया था. वी कैन कोट क्लाइव हिमसेल्फ. क्लाइव ने कुछ लेटर लिखे, उसे पढ़ते थे क्या करें. I shall only say that such a scene of anarchy, confusion, bribery, corruption, and extortion was never seen or heard of in any country but Bengal, nor such and so many fortunes acquired in so unjust and rapacious a manner. The three provinces of Bengal, Bihar, and Odisha, producing a clear revenue of 3 million sterlings, have been under the absolute management of the company servants ever since Mir Jafar's restoration to the Suhaship, and they have both civil and military exacted and divided contributions from every man of power and consequence, from the Nawab down to the lowest goddamn freaking zamindar. तो कंपनी की जो अथॉरिटी थी उन्होंने पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया. दे स्टॉप्ड सेंडिंग मनी फ्रॉम इंग्लैंड टू परचेज इंडिया. तो कंपनी की अथॉरिटी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको लगा कि अरे भाई तुम्हारे पास तो बंगाल का रेवेन्यू है, तुमको किस बात की पैसे की जरूरत है, रेवेन्यू कलेक्ट करो, वहां से रॉ मटेरियल खरीद के हमको भेजो. Instead, they purchased these goods from the revenues of the Bengal and sold them abroad. So they were known as the company's investment and a formed of part of its profits. On the top, all the British government was wanted to share and ordered the company to pay 4 lakh pounds per year. ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. बोले कि ठीक है, करते रहो, अपना काम चल रहा है, अच्छा हमें 4 लाख पाउंड हमें देते रहो खर्चे के तौर पर. Everybody is when you read it, everybody is corrupt. It's when there is just, we are not, human beings are not good people. Specifically, Britishers are the worst of them. In the years 1766, 67, and 68 alone, 5.7 million pounds, and we can't actually judge कि अब इस समय कितने में थे. 5.7 million pounds were drained from Bengal. तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट थी. एक तो पूरे के पूरे वेल्थ को ड्रेन करने लग रही है, जिससे जितने भी जो प्रोविंस के लोग थे वो इम्पोवरिश और एग्जॉस्ट हो जाते हैं. और इसी करप्शन की वजह से 1770 में बंगाल सफर्ड अ फैमिन, द ग्रेट फैमिन ऑफ द 1770, वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल फैमिन्स नोन इन ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट इन इंडिया, ह्यूमन हिस्ट्री. People died in lakhs. 1/3 of the Bengal's population was wiped off in this famine. Famine was due to failure of the rains, but its effects were heightened by the company's policy. ये यार हमारा सीधा सीधा जो बंगाल का जो प्रोविंस है, ये ब्रिटिशर्स के हाथ में. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड टेकिंग इट. अब देखो कहानी आपको अब पूरी थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी है. सीधी सी कहानी बात यह है कि ये 1757 की बैटल ऑफ प्लासी लेके पहले बंगाल के नवाब को अपने कंट्रोल में करते हैं, मीर जफर को, जिसकी वजह से इनको 24 परगना की जमींदारी मिल जाती है.
फिर 1760 में मीर जफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना देते हैं और उसके बाद मिदनापुर की और चिटागोंग की बेसिकली जमींदारी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। द मनी इज नॉट इवन काउंटेड हियर ऑनवर्ड्स। देन उसके बाद 1763 में वो रिवोल्ट करके दोबारा से मीर जफर को बना देते हैं और जब मीर जफर का बेटा 1765 में नवाब बनता है उसके मरने के बाद निजामुद्दौला, उसके बाद वहां से बंगाल की निजामत भी ले लेते हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो मीर कासिम था उसको 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट करके तो भगा देते, फिर वो हिस्ट्री में आगे कोई रोल प्ले नहीं करता, ही डाइज, भाग जाता है वो दिल्ली की तरफ। एंड देन यहाँ पे शाह आलम से दीवानी के भी राइट्स ले लेते हैं। दीवानी मिल गई है, निजामत मिल गई है, जीवन में बस अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐश ही ऐश है। इसका सीधा नुकसान ये है कि इंडिया गया पानी लेने, दिल्ली में पानी वानी भी नहीं मिला उसके बाद हमको, एंड दैट इज इट। So this is what how the Bengal is under the control of the Britishers from here onward. ये गया बंगाल हमारे यहाँ। बंगाल आने के बाद नाउ करप्शन चल रही है फुल टू फुल। तो 1770 में एक बढ़िया ग्रेट फैमिन होता है बंगाल का अंदर। बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन वाइप ऑफ कर दी जाती है, खत्म हो जाती है इस अकाल में। साथ ही साथ ये करप्शन कर रहे थे, दे नीडेड अ लोन चाहिए था इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ देखो, अगर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का याद करेंगे तो 1693 से लेके 1705 के बीच में ही ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ले लिया था। एंड ड्यू टू सर्टेन हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो एक्टिविटीज है वो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे भी दी थी। तो नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि भाई इनके पास तो पूरा का पूरा बंगाल पूरा का पूरा कंट्रोल में है। एंड दे वर एक्चुअली रनिंग अ लॉट ऑफ करप्शन। जैसे कि मैंने बताया, क्लाइव 10,000 करोड़ रुपए लेके बेसिकली वापस इंग्लैंड जाता है। जो भी ये सब के सब लोग थे, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन दे यूज्ड टू गो टू द ब्रिटेन, दे यूज्ड टू बी फिल्दी रिच। इनको डेरोगेटरली नबोब कहते थे, मतलब नवाब का एंग्लिसाइज्ड वर्जन। तो क्लाइव वाज कॉल्ड एज द नबोब, द नबोब, क्लाइव नबोब, एक प्रकार से नवाब। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली वांटेड टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दे वांटेड टू कंट्रोल इट। उनके पास कोई तरीका था नहीं, बट दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन आफ्टर द फैमिन ऑफ द बंगाल। एंड इन 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया विच इज कॉल्ड एज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये उन्होंने बेसिकली पास किया। दिस इज व्हाट दे पास्ड। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स दी नथिंग, यहाँ से बेसिकली बस ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल भी स्टार्ट हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे एक साल पहले 1772 में रॉबर्ट क्लाइव को हटा के बेसिकली एक नए आदमी को गवर्नर बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। दिस गाय बिकम द गवर्नर। तो रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल बन जाता है, काइंड ऑफ प्रमोशन हो जाती है। देन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो गवर्नर बन रहे हैं इनके अंडर में किस प्रकार से इंडिया अपने अपने कंट्रोल में आता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक गवर्नर था, एंड द नेक्स्ट वन वाज द कॉर्नवालिस फ्रॉम 1786 टू 1793। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में एक तो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंड द सेकंड एक इसके अंदर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई है। सो दिस इज बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू टेल दैट ये अब स्पेसिफिकली पूरा जो हमारा चैप्टर है ये नेक्स्ट 100 ईयर्स की जो इंपॉर्टेंट वॉर्स है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखी है वॉर अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस, बट हियर दे वुड एक्चुअली जस्ट लाइक टू टेल यू कि अब एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर वॉर्स में व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एंड सो ऑनवर्ड्स। सो अगर एक बार इस चैप्टर को पूरा सा एक बार अंदर जाके देखें, सो वी विल टॉक अबाउट इन दिस कि इन 1775 इंग्लिश क्लैश्ड विद द मराठास। So this is the discussion of the first Anglo-Maratha war. This was happening जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। Then this is वॉरेन हेस्टिंग्स, and then उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। देन उसके बाद एक ये हैदर अली के साथ 1780 में द सेकंड एंग्लो, फर्स्ट वाली हो चुकी है, द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये वाली बात होती है। दैट इज इट, डन। तो ये दो वार हो गई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर बाद में होती है, दैट इज हैपनिंग इन 1789, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, बट दैट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद ये लॉर्ड वेल्सली 1798 से 1805, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, इसकी वाली। देन दिस इज, मतलब ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ चैप्टर का कि व्हाट एग्जैक्टली दे विल ट्राई टू टेल यू। अब फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, जस्ट टू गेट योर हेड wrapped around it, just a second.
चैप्टर इज डिवाइडेड अंडर द हेडिंग्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे बंगाल का जो एनेक्सेशन है दैट वाज डन अंडर द रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड ये 1772 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स। सो हमारी एनसीईआरटी इज साइमल्टेनियसली टेलिंग कि हु इज द पर्सन हु इज द गवर्नर ऑफ द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम इन इंडिया एंड कितने टाइम तक के लिए था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वॉर्स और द बैटल्स दैट एक्चुअली हैपन। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना सी फ्रॉम 1772 टू 1858। एक बार इसको बाहर से स्ट्रक्चर से फिर से देख के चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस जो है 1772 से 1785, 1786 से 1793, तो इसके दौरान अगर जो ये पीरियड है, पहली एंग्लो मराठा वॉर होती है 1775 में, उसके बाद दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर, द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1780 में, और उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1789 टू 90 के अंदर। दैट इज इट। इस दौरान ये वाला प्रोसेस है। फिर उसके बाद वेल्सली के अंदर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, ये वाली 1798 से 1805 के बीच में। देन वी गो फॉरवर्ड्स। तो ये एक एक वॉर्स को डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली एंड लेट्स सी काफी ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर काफी इंपॉर्टेंट थी। एंड देन एक्सपेंशन अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग्स, दिस इज द थर्ड एंग्लो मराठा, सेकंड एंग्लो मराठा बाद ये वाली थर्ड वाली है। ठीक है, दिस वन इज द थर्ड, दैट इज इट एंड सो ऑनवर्ड्स। देन उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ द सिंध 1843 एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके बाद आएगी सिख वॉर्स जो कि 1800 एंग्लो सिख वॉर 1848, और उसके बाद लास्ट में एक डलहौजी का annexations, the policies which were followed by the डलहौजी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध है, छोटा सा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब, दैट इज इट, यानी कि दो एंग्लो सिख वॉर एंड देन डलहौजी एंड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन 48 से 1850। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। इट्स स्मॉल, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्मॉल वन, डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा याद रखनी है, बट लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। ऑलराइटी, पढ़ दो। कूल।